हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मैम हम सब बहुत बढ़िया। आप बताइए जी, आप कैसे हो जी? हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए, पढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही? जी मैम, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो, ये आज हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 4 है। हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 हो चुके हैं, सीक्वेंस में कंप्लीट करना। 3 लेक्चर करने के बाद आज हम 4th लेक्चर करेंगे। जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम अब 6 सिचुएशन डिस्कस करेंगे। 6 सिचुएशन के अंडर में ही एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इन्हीं 6 सिचुएशन में से कोई ना कोई एक सिचुएशन आपके एग्जाम में आ जाएगी और आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी होगी। और अब थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ 2-3 मिनट लगा के कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करते कैसे हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जीएवी। जीएवी कैसे निकालते हैं मैम? जीएवी निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे मैम। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे बताइए मैम? उसमें हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, आप तो सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बताओ किस किस को कंपेयर करेंगे? तो अब आप सब मुझे बता रहे हो कि मैम हम क्या करेंगे ना, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते टाइम फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल रेंट के साथ, और जो भी उसमें से हायर होगा उसको हम ले लेंगे। उसके बाद जो भी हायर अमाउंट आया है फर्दर हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और जो भी लोअर आएगा उसको ले लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। इस तरह से मैम हम आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के दिखा देंगे। अब अगर मैम इन केस एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम एक्चुअल रेंट को जीएवी मान लेंगे और एक्सपेक्टेड रेंट को इग्नोर करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड रेंट एनुअल रेंट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट को जीएवी माना जाएगा और एक्चुअल रेंट हमारा इग्नोर हो जाएगा। इतनी बात तो मैम आपने सिखा दी थी, पक्का पक्का से हमको आ भी गई थी। जीएवी निकालने पे हमने क्वेश्चंस भी कर लिया था। फिर जीएवी निकालने के बाद मैम हमने किया था कि ना जीएवी में से माइनस करते हैं कुछ डिडक्शन। सबसे पहले डिडक्शन माइनस होती है म्युनिसिपल टैक्सेस की। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी ऑनर ने उनको पे किया होना चाहिए। इसको माइनस करने के बाद हम माइनस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाती है एक तो 30%। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस हो जाता है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम टू बी लेट आउट है, जहां से थोड़ा बोड़ा सा भी रेंट आ रहा है तो वहां पर तो अनलिमिटेड अमाउंट की डिडक्शन मिलती है। लेकिन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मैक्सिमम डिडक्शन या तो मिलती है 30,000 या मिलती है 2 लाख। 30,000 उन केसेस में मिलती है मैम जहां पर हमने लोन लिया है बैंक से घर को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने के लिए। लेकिन 2 लाख की डिडक्शन वहां पर मिल जाती है जहां पर लोन लिया गया है बैंक से घर खरीदने के लिए या फिर घर को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। मैंने कहा वेरी गुड, आप सब तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, सारी बातें जानते हो, सब कुछ आपको आता है। अब करेंगे 6 सिचुएशंस जो कि है काम की। अच्छा, एक चीज और रिमाइंड करा देती हूँ। हमने जो क्लॉजेस पढ़े थे तो एक्सपेक्टेड रेंट, एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, ये सब यूज करके आप क्या करते थे? जीएवी निकाल लेते थे। लेकिन अगर वैकेंसी है, एक केस भी कराया था लास्ट क्लास में, अगर वैकेंसी है और वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है तो उस केस में एक्चुअल रेंट को कंसीडर कर लेना, इग्नोर मत कर देना। लेकिन ड्यू टू वैकेंसी वो कम नहीं है, अपने आप ही कम आ रहा है, फिर तो इग्नोर कर देना और फिर एक्सपेक्टेड रेंट को कंसीडर कर लेना। चलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, बस इतनी ही बातें पढ़ी थी। आई होप मैं इस चीज में एबल रही हूँ कि मैंने जितना भी अब तक आपको पढ़ाया सारा का सारा इन 4-5 मिनट में आपको वापस से पकड़ा दिया। चलो आ जाइए, सबसे पहले सिचुएशन नंबर 1 करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब पूरे साल भर जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी थी वो लेट आउट रही है। अब जब लेट आउट रही है तो रेंट तो आया ही होगा। नोशनल इनकम की बात नहीं है यहाँ पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ तो एक्चुअल में प्रॉपर्टी लेट आउट रही है, पूरे साल भर लेट आउट रही है। बताइए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? मैम आराम से निकाल लेंगे। हमें करना ही क्या है? जीएवी निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, जो भी आएगा उसमें से 30% की डिडक्शन माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आ गया आंसर, वेरी गुड। सिर्फ बात किसकी होती है? जीएवी की, बाकी पूरा तो है ही सिंपल। और जीएवी यहाँ पर कैसे निकालोगे मैम? प्रॉपर्टी पूरे साल भर लेट आउट रही है तो क्या करोगे? आ जाइए देखते हैं। अनिरुद्ध हैज अ प्रॉपर्टी, अनिरुद्ध जी के पास कोई प्रॉपर्टी है
हुज म्युनिसिपल वैल्यू, माय गॉड मैम मजा ही आ गया, म्युनिसिपल वैल्यू सामने सामने लिखी मिल गई, म्युनिसिपल वैल्यू मिल गई, फेयर रेंट भी मिल गया। ये देखो सब कुछ पर एनम दिया हुआ है, सब कुछ पर एनम दिया गया है, हमेशा ये सब आपको पर एनम ही दिया जाता है 99% केसेस में सब कुछ आपको पर एनम ही दिया जाएगा, सिर्फ एक्चुअल रेंट को छोड़ के, एक्चुअल रेंट आपको पर एनम नहीं दिया जाता। एंड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है। तीनों टर्म्स आपको मिल गई जी मैम, जब तीनों टर्म आपको मिल गई तो अब आप क्या निकाल लोगे मैम, ईआर निकाल लेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे। चलो बताइए ईआर जल्दी से कितना आएगा मैम, 130 और 110 विच एवर इज हायर, 1,30,000। आफ्टर वी विल कंपेयर 1,30,000 विद रुपीज 1,20,000 विच एवर इज लोअर मैम, 1,20,000। तो 1,20,000 आपका क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट। चलो आगे बढ़े जी मैम। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ। अब देखो इन्होंने बोला कि जो प्रॉपर्टी है उसको लेट आउट कर दिया गया, कितने रुपए में लेट आउट किया गया है, 11,000 रुपए पर मंथ में। तो ये क्या है मैम, एक्चुअल रेंट। ये क्या है, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मैंने बोला था पर मंथ गिवन होता है, यस। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, मतलब कि ये जो 11,000 रुपए हैं ये पूरे 12 महीने के लिए आए होंगे, पूरे साल भर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई सेल्फ ऑक्यूपेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा मेरा एक घर था, मैंने पूरे साल भर के लिए रेंट पर दे दिया, रेंट का पैसा मेरे पास आ गया। अनरियलाइज्ड रेंट 11,000 रुपए। ओ माय गॉड मैम, आपने तो हमें बताया था कि जो भी अनरियलाइज्ड रेंट होता है, अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी गई है रेंट को वसूलने में, पर रेंट अभी भी वसूल नहीं पाए, तो उस रेंट को बोला जाता है अनरियलाइज्ड रेंट, और उस रेंट को हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल रेंट में से। बात समझ आ रही है कि नहीं, यस। तो यही सब इन्होंने बोला है। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अगर यहाँ पर ये वर्ड नहीं लिखा होता म्युनिसिपल वैल्यू, तब भी आप क्या करते, म्युनिसिपल वैल्यू का ही 10% करते। जब भी आपको बोला जाएगा टैक्स कैलकुलेट करो, तो टैक्स हमेशा कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू का। और यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू क्या है मैम, 1,30,000 रुपए। तो 1,30,000 का 10% कर देंगे, कितना आएगा, 13,000 रुपए। तो ये आ गए आपके म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि आप माइनस करोगे जीएवी में से। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, गलत तो नहीं कहा था ना आपको। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज 40,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट भी इन्होंने आपको बता दिया 40,000 का है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर्टी पूरे साल भर लेट आउट रही है। जब साल भर लेट आउट रहती है तो कोई लिमिट आपके पास नहीं होती, जितना मर्जी इंटरेस्ट होगा पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। तो पर्पस देखने का मतलब ही खत्म हो गया, क्योंकि लिमिट कब होती है, जब घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में पहले आप पर्पस देखते हो कि घर बनाने के लिए लिया है, घर मरम्मत करने के लिए लिया है, या घर एक्वायर करने के लिए लोन लिया है, उसके बाद आप इंटरेस्ट की लिमिट देखोगे। लेकिन यहाँ तो लेट आउट है, लेट आउट के केस में कोई लिमिट कोई पर्पस काम नहीं करता, जितना भी इंटरेस्ट होता है पूरा का पूरा माइनस हो जाता है। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी की आपको इनकम निकालनी है असेसमेंट ईयर 2021 की। नहीं निकाल पाओगे क्या मैम, इसको तो हम चुटकियों में निकाल देंगे, सच्ची बता रहे हैं, ये क्वेश्चन तो हमें आ ही गया। सबसे पहले आप सबने मुझे ईआर बताया था, कितना आया था हमारा ईआर मैम, ईआर आया था 1,20,000 रुपए। ये देखो वर्किंग नोट आप इस तरह से करके दिखा दोगे तो चलेगा, अपनी लैंग्वेज में करोगे चलेगा, वर्किंग नोट में ईआर निकालना। जब क्वेश्चन की कंपटीशन शुरू करोगे ना तो जीएवी से करना, वो भी अच्छा रहेगा। ये दो चीजें आप चाहो तो वर्किंग नोट में कर देना, और जीएवी से क्वेश्चन का करना शुरू करना। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बनवाया है ना, उसी फॉर्मेट में आप अपना आंसर डाल देना, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो जीएवी से मिलना स्टार्ट होते हैं, वर्किंग नोट के अलग से मार्क्स होते हैं। तो क्यों हम एक ही में दोनों चीजें करके दिखाएं, वर्किंग नोट अलग बनाओ, क्वेश्चन को सजाना है आपको एक ब्राइड की तरह, उसमें ऐसे ही सब कुछ मत भर देना, उसको सजाना है, अच्छे से सजाना है। तो ईआर वर्किंग नोट में निकालना, एक्चुअल रेंट वर्किंग नोट में निकालना, और जीएवी से अपना क्वेश्चन करना शुरू कर देना। तो ईआर आप सबको निकालना अभी सिखाई दिया था मैंने,
और एक्चुअल रेंट आपको बताया ही था मैंने कि 11 महीने का रेंट मिला हुआ है, 12 महीने का रेंट मिला हुआ है, 11,000 रुपये रेंट है। इसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज्ड रेंट, तो क्या आ जाएगा 1,21,000 रुपये। अब देखो ER ही आपका GAV होता अगर AR आपके ER से ज़्यादा नहीं होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, AR आपके ER से ज़्यादा हो गया, AR आपके ER से ज़्यादा हो गया। तो ABC 3 क्लॉज पढ़े थे, एक क्लॉज क्या बोलता था ER GAV होगा, क्लॉज B क्या बोलता था अगर AR ER से ज़्यादा हो गया तो AR ही आपका GAV बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, AR आपका ER से ज़्यादा है तो GAV क्या हो जाएगा मैम, AR हो जाएगा। वेरी गुड। अब GAV बताओ क्या आएगी मैम, GAV 1,21,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस, अभी बताए थे ना, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% कर देंगे, 13,000 माइनस हो जाएंगे, NAV आ गया। NAV में से क्या माइनस होगा, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,08,000 का 30% कर देना, 32,400 आ जाएगा। आफ्टर देन क्या करेंगे हम मैम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल माइनस करेंगे, कितना था 40,000। कोई भी लिमिट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि घर हमने पूरे साल भर के लिए क्या कर रखा है, लेट आउट कर रखा है। तो आपका आंसर कितना आ गया, 35,600। बताइए है कोई दिक्कत वाली बात, बिल्कुल सिंपल है। एक सिचुएशन समझ आ गई, अब दूसरी सिचुएशन करते हैं। चलो सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये चैप्टर ही सिंपल है। सबसे पहले मैं एक चीज आप सबको बता दूं, आप सब बहुत अच्छा फीडबैक भेज रहे हो मेरे को, उसके लिए सीरियसली थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है इसीलिए मैं अप्रिशिएट भी बहुत हो रही हूँ, और आपके लिए डिफरेंट टाइप की चीजें हम भेज रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं। चलिए बढ़िया से करते रहिए, बस मैं एक ही चीज़ आप सबसे चाहती हूँ, आपका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। जब रिजल्ट आ जाए तो एक बार प्लीज़ बता जरूर दीजिएगा, नंबर अवेलेबल होता है नोट्स के ऊपर। चलिए जी, एंड रियली थैंक यू सो मच इतना लाइक करने के लिए, टीचिंग स्किल्स को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। चलिए जी, हम तो आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ही से फीडबैक मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है। चलो करें स्टार्ट जी मैम। सिचुएशन नंबर 2, ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये जो मैं टाइम पर आपको बताती हूँ कब कौन सी क्लास आ रही है, कब कौन सी क्लास यूट्यूब पे नहीं आएगी, उसके लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे बहुत अपडेट रहते हैं, बहुत अपडेशंस आते हैं। टेलीग्राम अपडेट कीजिए, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसी क्लास हो जाती है आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और क्वेरी के लिए आपको ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप वाला मिला ही हुआ है, नहीं मिला तो फिर से लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ये क्वेरी के लिए ऑफिशियल नंबर है, क्वेरी आप सबको जो भी पूछनी हो इसी नंबर पे पूछिएगा, आपको विद इन 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर में आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा। हालांकि बच्चों ने देखा है, बच्चे बहुत खुश हुए हैं इस चीज से कि मैम हमें तो विद इन 10 मिनट तक रिप्लाई मिल जाता है। बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे इस चीज से कि बच्चों का यहाँ पर पूरा इस चीज पे ख्याल रखा जा रहा है कि उनको रिप्लाई में देरी नहीं होती है। जब वो क्वेरी करते हैं तो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर उनको रिप्लाई मिल जाता है। किसी किसी केस में 1 आवर हो जाता है, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो। अगर अवेलेबल होती हूँ वहां पर तो आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है। चलिए जी, सेम डे में रिप्लाई मिलता है, ये तो सबसे बड़ी खासियत है। चलो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। चलिए करते हैं। Where the property consists of house or a part of house, where the property consists house or part of house। सबसे पहले जो सिचुएशन आप पढ़ रहे हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की पढ़ रहे हो। आप सब जानते हो अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी तक आप GAV नील ले सकते हो। 2 प्रॉपर्टी के बाद की GAV आप नील नहीं लोगे, आपको नोशनल बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ER ही आपका GAV बनेगा। Where property consists of a house or a part of house which is either in occupation of the owner, जिसको ऑनर ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहा है। ऑनर में कौन है यहाँ पर, या तो इंडिविजुअल है वो कोई, या फिर HUF है। इंडिविजुअल और HUF के लिए ही है ये चीज, या तो इंडिविजुअल आप घर को अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर HUF घर को अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं। और cannot be occupied because of his employment, business, profession carried on at any other place and has to reside at the place in building not belonging to him। Annual value of that house shall be nil। मैम बस एक ही बात समझ आई है कि GAV nil है,
जीएवी नील है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ आया कि इसमें क्या बोल दिया। तो सुनो, जब हम यहाँ हैं तो किस बात का आपको डर है, बताएंगे ना सब कुछ। ये बोल रहे हैं कि जब भी कोई हाउस है आपका, उस हाउस को आप सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज करते हो, तो उस केस में क्या होता है, जीएवी क्या हो जाती है, नील। लेकिन ये बोल रहे हैं सपोज आपके पास हाउस तो था, आपके पास हाउस था दिल्ली में, लेकिन आपकी जो जॉब लगी है वो आपकी जॉब लग गई महाराष्ट्र में। अब आप दिल्ली में तो रहोगे नहीं, आपको तो महाराष्ट्र में रहना है, तो दिल्ली वाला हाउस आपने ऐसे ही छोड़ रखा है और आप जाके महाराष्ट्र में रह रहे हो अलग हाउस को रेंट पर लेके। तो अब दिल्ली वाले हाउस का क्या किया जाए, तो लॉ मेकर ने क्लियर कट बोला कि हम उस वाले हाउस को टैक्स नहीं करेंगे। देखो कि हाउस जो आपका दिल्ली में था आप उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाए ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन कैरिड आउट एनी अदर प्लेस एंड हैज टू रिजाइड एट एनी अदर प्लेस इन बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम। मतलब आप महाराष्ट्र में जाके किसी और बिल्डिंग में रह रहे हो और जिस बिल्डिंग में रहते हो वो बिल्डिंग आपकी नहीं है, वो बिल्डिंग आपसे बिलोंग नहीं करती। तो उस केस में क्या होगा, एनुअल वैल्यू ऑफ दैट हाउस आप क्या ले लोगे, नील ले लोगे। मैम अब यहाँ पर एक केस ये भी तो उठ सकता है, मैंने बोला बताइए क्या केस बनेगा। मैम अगर उन्होंने जो घर खाली पड़ा है उसको लेट आउट कर दिया, तो जब लेट आउट कर दिया तो केस नंबर 1 आ गया ना। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तब तो डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए, तब कोई छूट नहीं मिली हुई है, तब तो डिपार्टमेंट आपसे टैक्स मांग रहा है। चलो, द बेनिफिट of nil annual value is available only for up to 2 self-occupied house और unoccupied house property। ये बोल रहे हैं कि आप एनुअल वैल्यू नील सिर्फ उन्हीं हाउस के लिए लोगे जो हाउस आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज कर रहे हो या फिर अनऑक्यूपाइड है, मतलब कि आपका घर है पर आप उसमें रह नहीं पा रहे क्योंकि आपकी जॉब कहीं और लगी है, आपको कहीं घर और लेके रहना पड़ रहा है, तो वो घर ऑक्यूपाइड नहीं हो पाया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो घर लेट आउट है, दोनों वर्ड्स में ध्यान रखना। अनऑक्यूपाइड का मतलब क्या है कि आप उस घर में नहीं रह रहे, लेट आउट का मतलब क्या है कि आपने उस घर में किराएदार रखा हुआ है। अगर लेट आउट की बात आएगी तो फिर हम सिचुएशन नंबर 1 में फॉल कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो हमारा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम खुद रह रहे हैं मतलब, या फिर हमारा घर अनऑक्यूपाइड है, कोई भी नहीं रह रहा, घर खाली पड़ा है। और अगर 2 घर तक की ये बातें हैं, 2 घर तक आपने खाली रखा हुआ है, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी, कोई भी नोशनल वैल्यू आपके हैंड्स पर टैक्स नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला, ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट थी। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक हाउस तक की छूट मिलती थी, अब अमेंडमेंट आके ये घर एक की जगह 2 हो गए हैं। Benefit of nil annual value is available only for 2 self-occupied houses or unoccupied houses, that is either 1 house property or 2 house property। मतलब एक हाउस या फिर 2 हाउस प्रॉपर्टी के आप ये बेनिफिट ले सकते हो। वो भी कब, जब वो हाउस प्रॉपर्टी या तो हो सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर हो अनऑक्यूपाइड। लेकिन लेट आउट होगी तो कोई भी वैल्यू आप अगर लेट आउट होती है तो आप एनुअल वैल्यू नील नहीं लोगे। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। पॉइंट नंबर बी पर आओ। सिंस इन दिस केस NAV ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी नील, NAV नील हो जाएगी। मैम NAV नील क्यों हो जाएगी, देखो GAV क्या आएगी इस केस में, मैम GAV तो नील हो जाएगी क्योंकि हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब GAV नील होती है तो म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस नहीं होते, वो भी नील हो जाते हैं। अब NAV आएगी, NAV क्या आ जाएगी मैम, NAV भी नील आएगी। तो यही तो यहाँ लिखा है कि NAV क्या हो जाएगी, नील। द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ऑफ हुज हाउस नीड टू बी कंसीडर्ड। जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया गया है ओनर के द्वारा, उनको आप कंसीडर नहीं करोगे। एग्जेम्पशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज अवेलेबल ओनली इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर हिमसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ हिज रेजिडेंस। आपको ये जो एग्जाम्पशन मिल रही है ना, यहाँ पर GAV नील लेने की एग्जाम्पशन मिली हुई है, छूट मिली हुई है, ये सिर्फ तभी मिल रही है जब आप घर को खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो। लेट आउट करोगे तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है, अपने रिलेटिव को दे दोगे तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है, खुद के लिए यूज करोगे तभी एग्जाम्पशन है। If the property is occupied by relative of the owner for the purpose of their residence, benefit of self occupation will not be available। Let out कर दोगे तब तो बिल्कुल ही बेनिफिट नहीं है जी, रिलेटिव को दे दोगे तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट सिर्फ तभी है या तो आप खुद रहो या फिर उस घर को खाली छोड़ दो।
Similarly, where the assessee let out his house to his employer and the employer allotted to the house to the assessee as a rent-free quarter, the benefit of allowance for self-occupation under 23(2) would not be available to the assessee. मैम ये जो लाइन बोली ना, इस लाइन को समझाओ, ये नहीं समझ आया कि ये क्या है। आप सभी बच्चे सैलरी हेड पढ़ चुके हो कि नहीं? जी मैम, हम सभी सैलरी पढ़ चुके हैं। तो आप सब जानते हो कि सैलरी हेड में क्या होता है, सम टाइम एम्प्लॉयर जो होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय को HRA दे देता है। क्या दे देता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है, हाउस रेंट अलाउंसेस देता है, बला बला। तो हम बात करते हैं कि मान लो रेंट फ्री क्वार्टर दिया हुआ है, HRA की बात नहीं कर रही हूँ, RFA की बात कर रही हूँ। रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है। रेंट फ्री अकोमोडेशन जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो वो क्या करता है? कोई घर दे देता है, कोई फ्लैट दे देता है अपने एम्प्लॉय को। जी मैम, अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है जी। जी मैम, ये ABC लिमिटेड में काम करते हैं। कहाँ पर काम करते हैं? ABC लिमिटेड में काम करते हैं। मिस्टर एक्स के पास एक घर था, खाली पड़ा हुआ था। मिस्टर एक्स ने अपना ये घर ABC लिमिटेड को लेट आउट कर दिया। क्या कर दिया? लेट आउट कर दिया। अब देखो, जैसे ही वर्ड लेट आउट आया, इसकी टैक्सेबिलिटी आप सिचुएशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग निकाल दोगे। यस मैम, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है पॉइंट नंबर D में, अगर मिस्टर एक्स जो कि एक एम्प्लॉय है ABC लिमिटेड के, वो अपने घर को लेट आउट कर देते हैं टू द ABC लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड वापस इसी घर को मिस्टर एक्स को दे देती है एज अ RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन के तहत ये घर वापस मिस्टर एक्स को मिल गया। तो क्या मिस्टर एक्स ये बोल सकते हैं ये तो मेरा सेल्फ ऑक्यूपेशन हो रहा है, ये तो मेरा सेल्फ ऑक्यूपेशन हो रहा है, मैं कोई टैक्स नहीं भरूंगा और मैं NFGAB नील लूंगा? क्या मिस्टर एक्स ऐसे बोलने का राइट रखते हैं? नो, बिल्कुल नहीं रखते हैं। वो खुद से घर में रह रहे होते एट फर्स्ट स्टेज तो वो ये बोलने का राइट रखते। सबसे पहले उन्होंने घर लेट आउट किया। जब उन्होंने घर लेट आउट किया तो घर सिचुएशन नंबर 1 में टैक्सेबल हो गया। तो अब जो भी इनकम मिस्टर एक्स को मिल रही है उस पर उनको टैक्स भरना पड़ेगा, वो GAB नील नहीं लेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इन केस मिस्टर एक्स अपना घर पहले लेट आउट करती और वही घर उनको वापस सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए मिल जाए कंपनी के द्वारा एज अ RFA, तो उस केस में ये जो घर है मिस्टर एक्स अपना जो लेट आउट किया था उस टाइम का जो भी इनका रेंट आ रहा था उसको भरेंगे, उस पर टैक्स भरेंगे। ये GAB नील नहीं ले सकते क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपेशन नहीं हो रहा है, इन्होंने घर पहले लेट आउट किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी सिचुएशन के ऊपर है, पढ़ते हैं। ये सिचुएशन क्या है? सेल्फ ऑक्यूपेशन की सिचुएशन है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है जी, फॉर नहीं और कर लो। पूरन हैज 1 हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर। ओके जी, ओके, कि कोई पूर्णा है, इनके पास बैंगलोर में कोई हाउस प्रॉपर्टी है। शी स्टेज विद हर फैमिली इन द हाउस। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ। बताइए कौन सा रेंट है? जल्दी से मैसेज कीजिए, जल्दी से मैसेज कीजिए कि ये रेंट कौन सा रेंट है। सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेशन, बताइए क्या ये मेरा म्युनिसिपल रेंट है? नो मैम, म्युनिसिपल रेंट क्या होता है? जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या ये मेरा फेयर रेंट है? यस मैम। क्यों? क्योंकि मैम फेयर रेंट इज द रेंट जो कि डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेशन। तो ये फेयर रेंट है, ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा। द म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 23,000 पर मंथ। देखो यहाँ पर मंथ दिया जा रहा है, जब पर मंथ दिया जा रहा है तो आप इसको पर एनम कैलकुलेट करोगे। म्युनिसिपल टैक्सेस आपको दिए गए हैं कि पे कितना किया गया है? 8,000 रुपये। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 2011 विद द लोन 20 लाख टेकन फ्रॉम SBI। लोन जो लिया गया है वो कितना लिया गया है? SBI से 20 लाख का लोन लिया गया है। क्यों लिया गया है? सबसे बड़ा वर्ड है, हाईलाइट करो मैम, कंस्ट्रक्टेड करने के लिए लिया है। पर्पस क्यों बता रहे हो मुझे? पर्पस कब बताते हैं मैम? तब बताते हैं जब प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। तो अच्छा, इसीलिए आप सबने मुझे पर्पस बताया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और घर किसके लिए लिया है? कंस्ट्रक्शन के लिए। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में कंस्ट्रक्शन के लिए घर लेते हो तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? 2 लाख रुपए।
बात बन रही है कि नहीं बन रही है? बात समझ आ रही है ना? समझ आ रही है तो कमेंट करके बताओ, बताया करो बीच बीच में, सो दैट मुझे पता लगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, क्या कहाँ कहाँ तक सही जा रहे हो। नहीं जाओगे तो मैं हूं ना, फिर हेल्प करूंगी आप सबकी, बताया करो। चलो, इन्होंने लोन लिया था 2011 में, 20 लाख का इन्होंने लोन लिया था, SBI से लोन लिया था। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीट, कंस्ट्रक्शन देखो इनकी कब कंप्लीट हुई है मैम, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई इनकी 30/11/2014 में, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 मैम, अप्रोक्सीमेटली 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंस्ट्रक्शन मैक्सिमम 5 साल के अंडर में कंप्लीट हो जानी चाहिए, या तो पहले ही कंप्लीट हो गई यानी कि कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1,50,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। पूर्णा पे 1,88,000 विच इंक्लूड 1,74,000 एज इंटरेस्ट। कंप्यूट पूर्णाज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बोल रहे हैं कि जो ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट बन रहा था वो कितना बन रहा था, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बन रहा था 1,50,000 रुपए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर प्रीवियस ईयर 1920 पूर्णा ने 1,88,000 रुपए पे किया, जिसमें 1,74,000 उन्होंने एज इंटरेस्ट भी पे किया हुआ है। तो क्लियर कट बोला गया है, इस हाउस के लिए आपको क्या बताना है कि इस हाउस से कितनी इनकम आ रही। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे। मैम सिंपल सी बात है कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। क्या है ये, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। तो मैम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जो GAV होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए मैम, GAV हो जाएगा नील। वेरी गुड। म्युनिसिपल टैक्सेस बताइए, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ इतनी सारी गिवन थी, क्या ये किसी काम की है? नो मैम, ये किसी काम की नहीं है। देख रहे हो कैसे पागल बनाया जा रहा था आपको। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो गिवन थी वो कितनी हो जाएगी, नील। NAV बताइए क्या आएगी मैम, NAV भी आ जाएगी नील। 30% की डिडक्शन क्या हो जाएगी मैम, नील। बताइए बस मैं क्या माइनस करूं मैम, इंटरेस्ट माइनस करोगे। कितना माइनस करूं, यही तो बात है जो आपको मुझे सिखानी है। इन्होंने बोला कि 2011 में लोन लिया, 2014 तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई और 31 मार्च 2014 तक का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 1,50,000 है और 19-20 तक का टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 1,74,000 है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूना ने कितना रुपए पे किया है इंटरेस्ट के लिए, 1,74,000। हालांकि उन्होंने 1,88,000 रुपए पे किया है पर उसमें कुछ अदर खर्चे भी इंक्लूड होंगे। तो हमें तो प्योर इंटरेस्ट के अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है, 2 लाख रुपए तक मिल जाती है। तो 2 लाख से कम है तो कितने की डिडक्शन मिल जाएगी, 1,74,000 की। तो 1,74,000 की मैंने डिडक्शन ले लिया, मेरे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। आइए सिचुएशन नंबर 3 की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या होगा जब किसी के पास 2 से ज्यादा हाउसेज होंगे सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए और वो यूज कर रहे होंगे? तो मैम मैक्सिमम 2 हाउसेज की तो GAV नील ले ली जाएगी। आफ्टर देन जो थर्ड हाउस होगा उसकी इनकम हमको नोशनल बेसिस पे निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड, यही बात तो बस मैं सुनना चाहती थी आप सबसे। सुनो, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपेशन हाउस का क्या ट्रीटमेंट होगा। In case there is more than 2 self-occupied property, then except 2 को छोड़ के remaining houses shall be deemed to be let out at the option of the assessee। अब देखो टोटल आपके 3 घर हैं, ठीक है जी। कितने घर हैं, मान लो 3 घर हैं। तो लॉ मेकर ने बोला कि इनमें से कोई से भी 2 हाउसेस को आप मान लेना सेल्फ ऑक्यूपेशन किया जा रहा है और एक हाउस को आपको लेट आउट मानना पड़ेगा और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। सपोज मैम ये कोई मिस्टर X है, मिस्टर X के ये 3 घर हैं। मिस्टर X की मैम फैमिली थोड़ी बड़ी है, उन्होंने तीनों घर में अपनी फैमिली रखी हुई है। 2 मेंबर एक घर में, 2 मेंबर एक घर में, 2 मेंबर एक घर में, ये बड़ी फैमिली थी इनकी, ठीक है जी। इन्होंने डिफरेंट घर में मेंबर्स रखे हुए हैं। ये लॉ मेकर को बोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट जी सुनिए जी, हमारे पास तो 3 घर हैं और तीनों घर में हमने, अब हम खुद ही तो रह रहे हैं, हमने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ले रखा है। गवर्नमेंट बोलती है सुनो जी मिस्टर X, आप मैक्सिमम 2 घर को, इनमें से कोई से भी 2 घर को अपने रहने के लिए चूज कर लो और तीसरे घर को टैक्स भरने के लिए चूज कर लो। सपोज इनका एक घर है लक्ष्मी नगर में, एक घर है उत्तम नगर में, एक घर मान लो इनका यहीं कहीं ले लेते हैं शादरा में है,
ठीक है जी, जी मैम। तो हो सकता है सबसे ज्यादा कम रेंट बन रहा हो शादरा वाले घर का, यस और नो? यस मैम, हो सकता है। जो रेंट अगर ये नोशनल बेसिस पे कंप्यूट करेंगे, ईआर वगैरह, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट लेके, तो सबसे कम रेंट बन रहा था शादरा वाले हाउस का, और उत्तम नगर वाले हाउस का उससे ज्यादा बन रहा था, और लक्ष्मी नगर वाले हाउस का उससे भी ज्यादा बन रहा था। लेकिन मैम ये एक्चुअल में रह इन्हीं दोनों घर में रहे थे, इन्हीं दोनों घर में रह रहे थे कि नहीं? जी मैम, सॉरी, इन दोनों घर का मतलब हम सिचुएशन थोड़ी बड़ी करके समझ रहे हैं। एक काम करो, मैं यहाँ पर फिर से लिख देती हूँ आप सबके लिए, थोड़ा फेयर करके, सो दैट आपको समझ आए। ये है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के 3 हाउसेज हैं, मिस्टर एक्स के ये 3 हैं हाउसेज, राइट? यस मैम। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। हाउस 1 है इनका लक्ष्मी नगर में, हाउस 2 है इनका उत्तम नगर में, हाउस 3 है इनका शहादरा में। चलो, अब क्या हुआ, ये 2 घर में, ये ना 2 घर में, तीनों घर में मान लो ये रह रहे हैं, ये तीनों घर में रह रहे हैं, इनके 2 मेंबर यहाँ रह रहे हैं, इनके 2 मेंबर यहाँ रह रहे हैं, इनके 2 मेंबर यहाँ रह रहे हैं। चलो, लेकिन अब क्या होगा, गवर्नमेंट इनको बोल रही है कोई से भी 2 हाउस तक तो एग्जेम्पशन है, लेकिन तीसरे हाउस में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात ये आती है मैम, इन तीनों में से कौन से वाले 2 हाउस की एग्जेम्पशन लें और कौन से वाले 1 हाउस पर टैक्स भरें? बात क्या आई निकल के काम की, कौन से वाले 2 हाउस की एग्जेम्पशन लें और कौन से वाले 1 हाउस पर हम टैक्स भरें। तो इस केस में लॉ मेकर ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप चूज कर लो कौन से वाले को आप मानना चाहते हो कि ये ऑक्यूपाइड है और कौन से वाले को आप मानना चाहते हो ये लेट आउट है। ऑब्वियसली अब आप अपना दिमाग लगाओगे, अपने सीए से कंसल्टेंट करोगे और अपने सीए को बोलोगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक जनरल पर्सन को, एक लेमैन को क्या पता व्हाट इज एसआर, व्हाट इज ईआर, व्हाट इज एफआर, व्हाट इज एआर, क्या पता एक लेमैन को? तो वो एक सीए के पास आएंगे, सीए फिर अपना दिमाग लगा के उनको बताएंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ना आपकी शहादरा वाली, सबसे कम रेंट इसी प्रॉपर्टी से आ रहा है, इससे तो ज्यादा आ रहा है और इससे उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो एक काम करो शहादरा वाली प्रॉपर्टी को लेट आउट करके शो कर दो ताकि आपको कम रेंट पर टैक्स भरना पड़े। अब ये एसएससी के पास ऑप्शन है, तो एग्जाम में आपके पास भी ऑप्शन आएगा, आपको वर्किंग कर करके देखना पड़ेगा कि सबसे कम कौन से हाउस का नोशनल रेंट आ रहा है, क्योंकि आपको भी तो एग्जाम में चार्टर्ड बनने जा रहे हो, तो वही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो मिस्टर एक्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब आपको एग्जाम में वर्किंग करके बताना पड़ेगा विच हाउस इज मोर बेनिफिशियल फॉर मिस्टर एक्स फॉर लेट आउट पर्पस, कि कौन से वाले हाउस को डीम टू बी लेट आउट माना जाए ताकि सबसे कम रेंट मिस्टर एक्स के हैंड में अराइज हो, और जिनका रेंट सबसे ज्यादा आ रहा होगा उन्हीं दोनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे और टैक्स भरने से बच जाएंगे। तो इस तरह का आपको दिमाग लगा के एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं यहाँ सिखाऊंगी प्रॉपर की, बहुत ईजी है, सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। आई होप आपको बात समझ आई होगी। सुनो, अगर मान लो आपके पास 2 से ज्यादा हाउस है, तो 2 हाउसेस के बाद जितने भी ज्यादा हाउसेस आपके पास होंगे उतने ज्यादा हाउसेस को लेट आउट मान लिया जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी। असेसी खुद बताएगा कि कौन से वाले हाउस को लेट आउट माने, कौन से वाले हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। असेसी अब किससे पूछ के बताएगा? सीए से पूछ के बताएगा। चलो, पॉइंट नंबर बी, द ऑप्शन कैन चेंज ईयर आफ्टर ईयर इन मैनर बेनिफिशियल टू द असेसी। ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन कैन बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर, मतलब 1 साल के बाद दूसरे ईयर में अगर आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इन द केस ऑफ डीम टू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड रेंट विल बी ट्रीटेड एज अ एनुअल वैल्यू। वो तो आपको पता ही है, क्योंकि जब हमारे पास ये 3 हाउसेज हैं, 3 हाउस में से मान लो इन दोनों हाउसेस को आप यूज कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, और इन दोनों हाउसेस का जीएबी क्या माना जाएगा मैम? नील। अब ये जो तीसरा हाउस है इसको भी आप यूज कर रहे हो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, लेकिन लॉ मेकर ने इसको क्या मनवा दिया आपसे मैम? इसको तो लॉ मेकर ने जबरदस्ती बोल दिया कि लेट आउट मान लो, ये तो जबकि लेट आउट था ही नहीं, इसमें तो हमारे घर के 2 मेंबर रह रहे थे, तो फिर भी लॉ मेकर ने जबरदस्ती आपसे क्या मनवा दिया? लेट आउट मनवा दिया।
अब जब लेट आउट माना गया है तो क्या एक्चुअल रेंट आ रहा होगा? नो मैम, कोई रेंट नहीं आ रहा होगा। तो इस केस में जब एक्चुअल रेंट नहीं आ रहा होगा तो ईआर से कंपेयर किसके करोगे मैम? किसी को नहीं कर पाएंगे, तो ईआर ही आपका जीएवी बन जाएगा। In the case of deemed to be let out house properties, expected rent क्या होगा ही? expected rent ही आपका annual value बन जाएगा, GAV बन जाएगा। Municipal value actually paid by owner during the previous year in respect of deemed to be let out property can be claimed as a deduction। जो भी ये जो घर था जिसमें भले ही आपके 2 मेंबर रह रहे हैं पर आपने उसको deemed to be occupied let out मान लिया, तो उस हाउस के लिए जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्स किया होगा पे, उस म्युनिसिपल टैक्स की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ट्रीटमेंट देखो, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और हाउसेस एनुअल वैल्यू एज पर 23(2) ले लोगे, मतलब कि क्या हो जाएगी मैम? नील हो जाएगी। डीम टू बी लेट आउट हाउस के लिए 23(1)(a) निकाल लोगे, मतलब कि ईआर ही आपका जीएवी बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। रामू हैज 2 हाउसेज, रामू जी के पास 2 हाउस हैं। बोथ हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द पर्टिकुलर ऑफ हाउस फॉर असेसमेंट ईयर आर एज अंडर। एक सेकेंड रुक जाइए, एक काम कीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको काट दीजिए, इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है कि 2 हाउसेस का केस है और आप सब जानते हो कि अब 2 हाउसेस तक तो एग्जाम्शन मिली हुई है। यस मैम, 2 हाउसेस तक तो अब एग्जाम्शन मिली हुई है, लेकिन पहले क्या था कि एक ही हाउस की एग्जाम्शन होती थी, तब ये क्वेश्चन करने में मजा आता था। अब इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं है। जो चीज मैं आपको कराने चाहती हूँ वो चीज अब यहाँ से नहीं मिलेगी। एक और क्वेश्चन है, ये सबको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ये क्वेश्चन अब हम करेंगे। इस क्वेश्चन को उसकी जगह से रिप्लेस कर देना। ये वाला क्वेश्चन अब हम करेंगे जो कि 3 हाउसेस का है। चलो इसे पढ़ते हैं। रामू हैज 2 हाउसेस, इसको कर लो 3। रामू हैज 3 हाउसेस, जिसमें से उसने 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रहा है। ये यहां से भी ये गलत है, इसको लिखो यहाँ पे all houses are self-occupied. All houses are self-occupied, ये चीज करेक्शन कर लीजिए। द पर्टिकुलर ऑफ हाउस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 आर एज अंडर। इन्होंने कहा कि जो रामू जी हैं उनके पास टोटल में 3 हाउसेज हैं, तीनों हाउस के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपेशन बोल रहे हैं। बताइए क्या वो तीनों हाउस में रह सकते हैं? नो मैम, रहने को वो कितने भी में रहे, लेकिन लॉ मेकर यही बोलते हैं कि वो मैक्सिमम 2 हाउस के लिए तो रहने का बोल सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी एक हाउस को उनको बताना पड़ेगा कि हमारा एक हाउस लेट आउट है। भले ही ना हो पर फिर भी बोलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये आती है हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, इन तीनों में से कौन से हाउस को लेट आउट माना जाए? तो उसी हाउस को लेट आउट हाउस माना जाएगा जिस हाउस की इनकम सबसे ज्यादा कम होगी। तो किस हाउस की इनकम सबसे ज्यादा कम होगी वो हमको कर करके देखना पड़ेगा। आइए करते हैं साथ में। ये 3 हाउसेज हैं, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। म्युनिसिपल वैल्यू, आपको म्युनिसिपल वैल्यू पर अनम दे रखी है, तीनों हाउसेज की म्युनिसिपल वैल्यू मिल गई। फेयर रेंट पर अनम तीनों हाउसेस का मिल गया। स्टैंडर्ड रेंट पर अनम तीनों हाउसेस का मिल गया। यस और नो? यस मैम। तो इससे क्या होगा, यहाँ से यूज करके आपके पास तीनों हाउसेस का ईआर आ जाएगा कि नहीं? यस मैम, ईआर आ जाएगा। बताइए यहाँ पर एआर निकालने की जरूरत है? नो मैम, एक्चुअल में डीम्ड आउट है ही नहीं, एक्चुअल में लेट आउट है ही नहीं, हम तो डीम टू बी लेट आउट मान के केस कर रहे हैं, तो इसलिए ईआर ही हमारा जीएवी बन जाएगा एक हाउस में, और बाकी के 2 हाउस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या बनेगा? नील वैल्यू हमारा जीएवी बन जाएगा। चलो अब फिर इन्होंने क्या बोला है, डेट ऑफ कंप्लीशन आपको बता रखी है कि इस दिन ये हाउसेस बनके कंप्लीट हो गए होंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 12%, 8%, 6%, इतने परसेंटेज का म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। बताइए ये 12% किस वैल्यू का निकालूंगी? मैम ये 12% जो निकाला जाएगा ये म्युनिसिपल वैल्यू का निकाला जाएगा, 8% म्युनिसिपल वैल्यू का निकाला जाएगा, 6% इसकी म्युनिसिपल वैल्यू का निकाला जाएगा।
अच्छा, एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करती हूँ, एग्जाम में वो पॉइंट बहुत आता है, यहीं पे सुनो, यहाँ लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। सपोज हाउस 1 में इन्होंने क्या बोला कि 3 लाख रुपए पर म्युनिसिपल टैक्स है 12%, लेकिन एक्चुअल में टैक्स पे किया गया है, कितना पे किया गया है, मान लो 2000 रुपए। अब बताइए, अब 12% 3 लाख का निकालोगे या फिर 2000 रुपए ले लोगे? मैम 2000 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पेमेंट से मतलब है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एडिशनल पॉइंट बोला नहीं गया, तो हम मान लेंगे कि इतना ही अमाउंट पे किया गया होगा, और यहाँ पर क्लियर कट लिखा भी हुआ है कि इतना ही अमाउंट पे किया गया है। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर फॉर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर। इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को रिपेयर कराने के लिए लोन ले लिया। कौन सी प्रॉपर्टी को रिपेयर कराने के लिए लोन लिया है? हाउस 2। हाउस 2 पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है? 55,000। इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर और मनी बोरोड इन जुलाई 2013 फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। एक लोन इन्होंने और लिया है, प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लिया है। हाउस 3 को परचेज करने के लिए इन्होंने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट बन रहा है 1,75,000 रुपए। आप सब जानते हो, जोन सा वाला हाउस हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, उस हाउस के लिए लोन की लिमिट काम आएगी, लेकिन जिस हाउस को लेट आउट माना जाएगा उस हाउस में लोन की लिमिट काम नहीं आएगी, लोन के इंटरेस्ट की लिमिट काम नहीं आएगी। तो इंटरेस्ट हम यहाँ से देख लेंगे कौन सा किस हाउस के लिए, अब आप सबको पता है। कंप्यूट रामूज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर BCQs एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी अडॉप्टेड। एक सेकेंड, बी ऑप्टेड, इसको हाईलाइट करो। यहाँ पर आपको क्या करना है, रामू की इनकम निकालनी है कि कौन से वाले हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी माना जाए और कौन से वाले हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए। तो जिस हाउस से सबसे कम उसकी टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी उसी हाउस को आप क्या बना दोगे, लेट आउट बना दोगे, बाकी के 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना दोगे। चलिए आइए कर करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, तो सुनिए। सबसे पहले काम करो, तीनों हाउसेस की ERV निकाल लो, तीनों हाउसेस की ERV निकाल लो, ERV नहीं सॉरी GAV निकाल लो। GAV कैसे निकालोगे? मैम GAV निकालने के लिए हमको चाहिएगा ER, हमको चाहिएगा ER, तो ER यहाँ से पता लग जाएगा। जी मैम, तो तीनों हाउस का सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि तीनों हाउस में से कौन से वाले हाउस की इनकम सबसे कम आएगी। तो इनकम सबसे कम आएगी तो उसकी वजह से सबसे पहले तो मैं ER निकालूंगी ना, क्योंकि जब ER निकालूंगी तीनों का तभी तो मुझे पता चलेगा कि सबसे कम किसकी इनकम आ सकती है। तो सबसे पहले इसी वजह से हम तीनों हाउसेस का नोशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये मान के मत बैठ जाना कि हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाउस लेट आउट है तो GAV निल लेंगे या फिर GAV ER लेंगे, ऐसा नहीं करना। जब आपको चूज करना होता है तो सबसे पहले आपको नोशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए आप ER निकालोगे, तीनों हाउसेस का ER निकालोगे। यस मैम, तो यहाँ पर तीनों हाउसेस का ER निकालो और बताओ मुझे क्या आएगा। हाउस A का बताओ मैम, म्युनिसिपल और फेयर विच एवर इज हायर मतलब 375 और विच एवर इज लोअर मैम 3,50,000। तो इसका ER कितना आ जाएगा मैम? इसका ER आ जाएगा 3,50,000 रुपए। सिमिलरली हाउस 2 हाउस 3 का हम निकाल लेंगे। चलो इसमें से अब क्या माइनस किया जाएगा मैम? इनमें से माइनस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्या बोला है? 12% ऑफ 3 लाख। बताइए कितना आएगा मैम? 36,000 रुपए ये आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बताइए दूसरे वाले हाउस का म्युनिसिपल टैक्स कितना है मैम? 8% ऑफ 3,60,000। बताइए कितना आएगा? 28,800 आ जाएगा। आफ्टर देन देखिए क्या है मैम, उसके बाद है 6% ऑफ 3,30,000। तो 6% कर दो 3,30,000 का 19,800 आ जाएगा। यस, अब आपके पास NAV आ गई है। NAV में से क्या माइनस करते हैं मैम? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी। क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट बोला है कि तीनों हाउस हम नोशनल इनकम निकाल रहे हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि लेट आउट होंगे, है ना। तो उस केस में हमें लिमिट पे फोकस करना होगा कि नहीं? नो मैम। क्यों? क्योंकि मैम हम तो यही मान रहे हैं ना कि एक तरह से तीनों हाउसेस लेट आउट हैं और सबसे कम इनकम कौन से वाले हाउस की आएगी, तो इसलिए लिमिट हमें याद नहीं रखनी। तो दूसरे वाले हाउस में से पूरा 55,000 माइनस करना, तीसरे वाले हाउस में से पूरा 1,75,000 माइनस कर दीजिए।
कर दिया, पहले में से क्यों नहीं किया, पहले वाले हाउस के लिए कोई लोन लिया ही नहीं। तो आपके पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई कि नहीं? जी मैम, हमारे पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो, पहले वाले हाउस से जो इनकम निकली है वो 2,19,800 निकली है। यस मैम। दूसरे वाले हाउस से जो इनकम निकली है वो कितनी निकली है मैम? 1,76,840। और तीसरे वाले हाउस से तो सबसे कम इनकम निकली है, सबसे कम इनकम निकली है। अब देखो, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। अभी तक तो आपने क्या किया, तीनों हाउस को लेट आउट मान के एनालिसिस करके उनकी इनकम निकाल ली। अब आपको ऑप्शन बनाना पड़ेगा कि एक केस में बनाओ कि हाँ, इन दोनों हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, इसको लेट आउट कर लेते हैं, फिर क्या होगा। फिर ऑप्शन बनाओ, इन दोनों हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, इसको लेट आउट कर देते हैं, फिर क्या होगा। एक ऑप्शन बनाओ, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस क्या कर देते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और इस वाले हाउस को लेट आउट कर देते हैं। तो टोटल कितने ऑप्शन हमारे पास बन सकते हैं मैम? 3 ऑप्शन हमारे पास बन सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमें बना के इनकम देखनी होगी कि किससे सबसे कम इनकम आ रही है। चलो, सबसे पहले मैं एक ऑप्शन ले रही हूँ, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में मैं हाउस 1 एंड हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानती हूँ। इन दोनों हाउसेस को मान लेते हैं कि दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, एंड जो हाउस 3 है उसको मान लेते हैं वो लेट आउट है। चलो, तो हाउस 1, अगर आपने हाउस 1 एंड हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और थर्ड हाउस को आपने क्या मानना है, लेट आउट। तो जब हाउस 1 को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे तो मुझे बताओ क्या उसकी इनकम 2,19,800 आएगी? नो मैम। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे हाउस 1 को, तो हाउस 1 की जो जीएवी है वो क्या हो जाती है, नील। म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एक्चुअल डिडक्शन नील, इंटरेस्ट की डिडक्शन है नहीं। तो हाउस 1 से कितनी इनकम आएगी अगर हाउस 1 को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा? तो मैम नील। हाउस 2 को भी मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, बताइए हाउस 2 से कितनी इनकम आएगी? मैम, जब हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो ये जो जीएवी है ये नील हो जाएगी, मैंने कहा सही बात। मैम, म्युनिसिपल रेंट नील हो जाएगा, मैंने कहा सही बात। फिर आपने कहा मैम स्टैंडर्ड डिडक्शन नील, मैंने कहा सही बात। और मैम, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 30,000 रुपये, मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो सेकंड वाले हाउस को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे तो वहां से इनकम आपकी माइनस की 30,000 आ जाएगी, मतलब कि आपका फायदा। इस फायदे को तो आप कहीं और सेट ऑफ कर लोगे ना। यस मैम। अब थर्ड हाउस को मैंने क्या माना, लेट आउट। अगर मैं थर्ड हाउस को लेट आउट करती हूँ तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ कि इनकम कितनी आएगी, 73,640। चलो, पहला ऑप्शन हो गया। जी मैम। अब पहले ऑप्शन से नेट इनकम बताइए मुझे कितनी आएगी। नेट इनकम मैम आएगी, ये हमारी इनकम पॉजिटिव है, ये इनकम नेगेटिव है, ये नील है। इन तीनों का सेटलमेंट कर दोगे तो ये नेट आ जाएगा 43,640 रुपीज। ये आपकी नेट इनकम आ गई अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो। कौन सा वाला ऑप्शन? पहले 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरा वाला हाउस लेट आउट। अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन बना देंगे तो हमारी इनकम आएगी 43,640 रुपए। ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलो। ऑप्शन नंबर 2 में क्या करते हैं, चलो मान लो हाउस 1 एंड हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर देते हैं और हाउस 2 को लेट आउट कर दो। देखते हैं क्या होता है। जब हाउस 1 आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया तो ये नील आ जाएगा, अभी बताया था कैसे होगा। यस मैम। और हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, मतलब कि इसको, तो देखो इसका कितना आएगा। हाउस 3 को जब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड करेंगे तो जीएवी नील, म्युनिसिपल टैक्सेस नील, एनएवी नील। सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मैक्सिमम कितना माइनस होगा, 2 लाख। ये तो 2 लाख से कम है, यानी कि 1,75,000 रुपए नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं? जी मैम, 1,75,000 नेगेटिव आ जाएगा। और हाउस 2 से बताइए कितनी इनकम आएगी। हाउस 2 को लेट आउट किया है और लेट आउट करेंगे तो इनकम कितनी आएगी, 1,76,840। तो ये इनकम आ गई, ये लॉस आ गया। नेट करो। ऑप्शन नंबर 2 में हाउस प्रॉपर्टी की कितनी इनकम आएगी मैम, 1,840। ये ऑप्शन तो और भी बढ़िया निकल आया मैम, कि पहले वाले हाउस को और तीसरे वाले हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और दूसरे वाले हाउस को लेट आउट कर दो। तो इस केस में तो और भी बढ़िया ऑप्शन निकला। एक लास्ट ऑप्शन और बचा है कि हाउस 2 एंड हाउस 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो एंड हाउस 1 को लेट आउट करो। देखते हैं क्या होता है। अब देखो, हाउस 1 को अगर लेट आउट मानेंगे तो ऑलरेडी इनकम निकाल चुके हैं, कितनी आएगी, 2,19,800 रुपए। हाउस 2 और हाउस 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो इनमें से इनकी इनकम किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि इनमें
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अवेलेबल है। लिमिट लगा दी, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी लिमिट से बिलो है। तो इस केस में जब मैंने नेट किया ऑप्शन नंबर 3 को तो मेरी इनकम 19,800 हो गई। बताइए ऑप्शन नंबर 1 में मेरे को जो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा वो 43,600 पे भरना पड़ेगा, ऑप्शन 2 में 1840 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा और ऑप्शन 3 में मेरे को 19,800 पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। बताइए मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं। मैम आप 1840 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 चूज कर लो, सबसे कम इनकम आ रही है, सबसे कम इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। देखा ना, आई ना बात समझ में। यही क्वेश्चन इसी तरह का आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार करना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में है, एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से कर लेना। बार बार बोलती हूँ, प्रोविजन तो पढ़ रहे हो, प्रोविजन बढ़िया समझ आ रहा है, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। क्लियरली बोल रही हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है। अब देखो मैंने क्वेश्चन बढ़िया से डिटेल में समझा दिया, अब आप एक एक क्वेश्चन को करो। जो भी डाउट आए मुझको वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे भेजो, नंबर जस्ट अभी अभी आप सबको दिया गया है। तो कंक्लूजन में क्या आया, ऑप्शन 2 इज बेटर। बात समझ आई कि नहीं? यस मैम। चलिए वापस आ जाइए अब हमारे बुक के कंटेंट पर, जो कि हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 की जगह क्वेश्चन उस वाले को यहाँ से रिप्लेस कर लेना। हमारी 3 सिचुएशन हो गई। कौन कौन सी 3 सिचुएशन हो गई? एक वो सिचुएशन जहां पर हमने घर को लेट आउट किया, एक वो सिचुएशन जहां पे हमारे पास 2 ही घर हैं और दोनों को हम सेल्फ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एक वो सिचुएशन जहां पे 2 से ज्यादा घर हैं और सेल्फ ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हुज वन पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड अदर पोर्शन इज लेट आउट। मतलब कि आपका एक ही घर है, एक घर में 3 फ्लोर बने हुए हैं। अब एक घर में 3 फ्लोर जब आपके बने हुए हैं तो आपने क्या किया, पूरे घर को रेंट पर नहीं दिया, बट आपने एक पोर्शन रेंट पर दे दिया। अब जब आपने एक पोर्शन लेट आउट कर दिया तो एक तरह से सिचुएशन नंबर 1 जैसी बात नहीं आ गई कि एक पोर्शन तो लेट आउट है, तो जितनी लेट आउट इनकम होगी वो तो आपकी टैक्सेबल होगी ना? यस मैम बिल्कुल होगी, बस उस इनकम को आपको कंपेयर करना होगा ईआर के साथ। चलो करें इसको, केस को सॉल्व। बस यहाँ पर एक चीज हमें सीखने को मिलेगी कि जो भी आपको दिया होगा वो पूरे पूरे घर के लिए दिया होगा, आपको प्रोपोर्शनेट करके इस पर्टिकुलर लेट आउट वाले फ्लोर के लिए निकालना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, द एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन शैल बी कंसीडर नील। ऑब्वियसली जो इनका घर रहने के लिए यूज हो रहा है वो तो नील ही रहेगा। एंड द वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी ए और बी को लगा के। ए और बी क्या बताते हैं, ई आर निकालो और उसको ए आर से कंपेयर करो। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9। प्रेम ऑन्स अ हाउस इन मद्रास ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/3 पोर्शन ऑफ हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 पोर्शन वॉज लेट आउट। इन्होंने पूरे घर का, ये मान लो एक घर है, अब इस घर का 2/3 पोर्शन मतलब कि इतना पोर्शन ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज करते हैं और इतना पोर्शन ये लेट आउट के लिए यूज करते हैं। और जब ये पोर्शन को लेट आउट करते हैं तो वहां से इनको रेंट आता है रेजिडेंशियल पर्पस एट अ रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। ये इनका एक्चुअल रेंट हो गया कि नहीं? जी मैम, इनका एक्चुअल रेंट क्या हो गया, 8,000 रुपीज पर मंथ। ये इनका एक्चुअल रेंट हो गया। यहाँ पे लिख लो, ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि याद रहे कि एक्चुअल रेंट है। म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज 3 लाख। ये देखो, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू दी है वो किसकी दी है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की दी है। लेकिन इसमें से 2 पार्ट हो जाएंगे, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज होता है, 1/3 किसके लिए यूज होगा, लेट आउट के लिए। फेयर रेंट भी पूरी वैल्यू का दिया है तो इसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, स्टैंडर्ड रेंट के भी 2 पार्ट हो जाएंगे। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर, इसके भी 2 पार्ट होंगे। अ लोन 25 लाख वॉज टेकन बाय हिम ड्यूरिंग द ईयर 2013 फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। इन्होंने घर को खरीदने के लिए लोन लिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द ईयर, इन्होंने साल भर में 1,20,000 का लोन पे किया है। तो ये जो लोन है, ये लोन पूरे घर के लिए यूज हो रहा है, लेकिन घर में 2 चीजें हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पोर्शन के लिए तो लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 2 लाख रुपए, और लेट आउट के लिए कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन ये तो ओवरऑल लोन ही 2 लाख से कम है, तो यहाँ पर लिमिट का मतलब ही नहीं बनता। देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ द हाउस। टोटल यूनिट्स कितनी है, 2 यूनिट है। चलो करें, 2 यूनिट्स हैं, यानी कि
एक यूनिट को हम मान लेते हैं 2/3 पोर्शन, एक यूनिट को हम मान लेते हैं 1/3 पोर्शन। तो जो 2/3 पोर्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 1/3 इज अ लेट आउट पोर्शन। चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले 2/3 वाले पोर्शन पे काम करते हैं। एनुअल वैल्यू 2/3 पोर्शन की क्या मानी जाएगी मैम? नील मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेस क्या करेंगे मैम? इसमें से माइनस करते हैं हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। और क्या माइनस करते हैं मैम? म्युनिसिपल टैक्सेस, बट वो क्या हो जाएंगे? नील हो जाएंगे। 30% वाली डिडक्शन नील हो जाएगी। बचा क्या मैम? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी थी मैम? 1,20,000 रुपए। लेकिन 1,20,000 तो पूरे घर के लिए थी, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए कितना करेंगे मैम? 2/3। तो 2/3 करके कितना आया? 80,000, जो कि 2 लाख रुपए से ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पर 80,000 माइनस करेंगे। लेकिन अगर ये 80,000 ना आके 2,10,000 रुपए आता तो क्या करते? फिर मैम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाख रुपए माइनस करते। इनकम फ्रॉम यूनिट 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड इनकम कितनी आ गई बताइए मैम? माइनस का 80,000 रुपए आ गई। अब 1/3 एरिया जो कि लेट आउट किया हुआ है, तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा मैम? ER। ER कैसे निकालेंगे? आ जाइए वापस से देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख। तो ये 3 लाख का 1/3 करो, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 लाख का 1/3 करेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू मैम आ जाएगी 1 लाख रुपए। फेयर रेंट का 1/3 करो, कितना आ जाएगा मैम? फेयर रेंट का 1/3 करेंगे, ये आ जाएगा 90,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट का 1/3 करो, कितना आएगा मैम? ये आ जाएगा 1,10,000 रुपए। चलो अब मुझे बताओ ER कितनी आएगी मैम? MV और FR विच एवर इज हायर मतलब 1 लाख, 1 लाख और SR विच एवर इज लोअर मतलब कि 1 लाख। तो 1 लाख हमारा आ जाएगा ER। तो यहाँ पर देखो ER इन्होंने क्या निकाला? 1 लाख। तो 1 लाख हमारा ER आ गया। अब मुझे बताओ एक्चुअल में रेंट कितना है मैम? एक्चुअल रेंट आपने हमें बताया था 8,000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने का कितना हो जाएगा? 96,000। इन दोनों में विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर शैल बी GAV। तो इन दोनों में हायर क्या है? 1 लाख। 1 लाख क्या हो जाएगा मैम? GAV हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो आप सब मेरे सामने तो हो नहीं, फेस रीडिंग मैं कर नहीं पा रही हूँ, है ना? तो अगर नहीं समझ आता है तो बताया करो, मैसेज किया करो। अब ऑफलाइन क्लास तो नहीं है ये, मुझे पता ही नहीं लग रहा है कुछ आप सबको कितना समझ आ रहा है, क्या सिर्फ मैं बोलती जा रही हूँ या फिर सच में आपके दिमाग में कोई बात नहीं जा रही। वैसे ऐसा होगा तो नहीं कि मैं बोल रही हूँ और आपके दिमाग में ना जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। स्टिल कोई इश्यू हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं वन साइडेड में क्या पता लगेगा। मैं यहाँ स्टूडियो से आपको पढ़ा रही हूँ, वहाँ आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, अब पता तो लगना चाहिए ना कितना आपके दिमाग में जा रहा है। जी मैम बिल्कुल, वैसे बताते हो आप सब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब बताया करो तो मुझे और भी समझ आएगा कि ठीक है जी सबको समझ आ रहा है, क्योंकि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम सबके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, हमारा एम है कि सबके अच्छे मार्क्स आए। चलो नेक्स्ट, अब हमने GAV निकाल लिया, GAV में से क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। तो म्युनिसिपल टैक्सेस इन्होंने क्या बोला था? पढ़िए, म्युनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30,000। लेकिन 30,000 का हम क्या कर देंगे? 1/3। कितना आ जाएगा 30,000 का 1/3? मैम 10,000। तो 10,000 के माइनस हो जाएंगे, यस। अब क्या आया? अब आया NAV। अब आया NAV। NAV में से माइनस करो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 30% और माइनस करेंगे इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट 1,20,000 था, 1,20,000 का 2/3 ऊपर माइनस हो गया, 1/3 यहाँ माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ तो कोई लिमिट नहीं है, अगर ये 2 लाख से भी ज़्यादा आ जाता तो 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ माइनस कर देते। तो लेट आउट से इनकम कितनी आ गई? 23,000 की आई है, और ऊपर सेल्फ ऑक्यूपाइड से माइनस का 80,000 का लॉस आ रहा था। तो अभी भी हमने जब नेट सेट ऑफ किया तो क्या हुआ? नेट सेट ऑफ करने के बाद भी 57,000 का लॉस अराइज हो रहा है। चलो अब आती है हमारी सिचुएशन नंबर 5। आई होप आपको सिचुएशन नंबर 4 समझ आई होगी। देखो कुछ नहीं है, अगर ये सिचुएशन में ना होता क्या आप तब भी इन केसेस को नहीं कर पाते? आप तब भी कर जाते, बस सिचुएशन में डाल दिया तो अब आपको चीजें एक जगह एक जैसी मिल जाएंगी कि हाँ ये सिचुएशन है तो ये केस, ये है तो ये केस।
चलिए जी, सिचुएशन नंबर 5 एंड 6 को हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। आप ये कीजिए, 1 आवर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है हमारा। 1 आवर से ज्यादा लंबा नहीं करेंगे लेक्चर को किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी हालत में, क्योंकि वो जब ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर बच्चे उसको बीच में छोड़ देते हैं और फिर वो पीछे छूटते चले जाते हैं। चलिए इतना कीजिए, फिर मिलते हैं, फिर करेंगे सिचुएशन नंबर 5, 6 एंड बाकी का रिमेनिंग पोर्शन, और वो पूरा हो जाएगा हमारा खत्म। Bye bye, take care, enjoy, God bless you all.